हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप जस्ट रिलेटिव मोशन के बेसिस पे इसको समझ सकते हो। जो डेफिनेशन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन की, वो द रिलेटिव वेलोसिटी अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेज विद टाइम एंड सेपरेशन इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेज विद टाइम। तो डेफिनेशन हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो, बस इसको हम समझेंगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है। इसमें कह रहे हैं कि द रिलेटिव वेलोसिटी अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी ही होता है बेसिकली। अगर मान लो हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं P1 एंड P2, ठीक है, और अगर P1 का किसी डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर V1 वेलोसिटी हम लेते हैं एट एन एंगल θ1, ठीक है, ये P1 की वेलोसिटी है। और सपोज़ करो अगर हम P2 की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ले लें V2 एट एन एंगल θ2, ओके। तो हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं P1 एंड P2, दोनों की वेलोसिटीज़ दी हुई हैं किसी एंगल पे, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटीज़ हैं। तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी ही होता है, ठीक है। अगर P1 और P2 के मिलाने वाली जो लाइन है, दिस P1 P2 लाइन, इसके अलॉन्ग अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी को निकालें तो वो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन होगी। तो अगर मैं P1 को, यही कह रहा है कि द रिलेटिव वेलोसिटी अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इफ द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीजेस विद टाइम एंड सेपरेशन इफ द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीजेस विद टाइम। तो हम क्या करेंगे, P1 P2 जो लाइन है, इनको P1 और P2 पार्टिकल्स को मिलाने वाली जो लाइन है, ये P1 P2 लाइन, इसके अलॉन्ग हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। अगर उस रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से P1 और P2 के बीच की डिस्टेंस घट रही हो टाइम के साथ, तो ये वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बन जाती है। और अगर P1 P2 के बीच की डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ रही है तो वो जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बन जाती है, ठीक है। तो अगर हम इसका कंपोनेंट लें इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में, तो ये होगा V1 cos θ1 और इधर क्या होगा V1 sin θ1। सिमिलरली अगर हम इसका कंपोनेंट लें इस डायरेक्शन में तो होगा V2 cos θ2 और इस डायरेक्शन में होगा V2 sin θ2। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इस डायरेक्शन में P1 P2 के अलॉन्ग अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं, तो सपोज़ विद रिस्पेक्ट टू P1 अगर हम ले लें, P1 के रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं कि P1 की वेलोसिटी P2 को दे देंगे और डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू P1 सीन क्या बनेगा, जो P2 का होगा, एक तो वेलोसिटी इसकी होगी खुद की V2 cos θ2, और चूँकि P1 की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इधर है, इधर, तो जो P2 को जो हम वेलोसिटी देंगे इसकी, वो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे होगा V1 cos θ1, ये आपने पढ़ा होगा रिलेटिव मोशन में, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कैसे रिलेटिव वेलोसिटी इस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम। अब क्या है, P2 के पास जो रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू P1, मतलब P1 के रिस्पेक्ट में जो P2 की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो सपोज़ करो अगर मान लेते हैं हम V2 cos θ ज़्यादा है, ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ P2 होगी वो क्या होगी, या एक तरह से वेलोसिटी ऑफ P2 विद रिस्पेक्ट टू P1 इज़ इक्वल टू, ये क्या होगी, V2 cos θ2 माइनस V1 cos θ1। अगर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा होगा। अगर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आता है तो ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये पार्टिकल इधर की तरफ चलेगी इसके रिस्पेक्ट में। और अगर ये वाला इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगा, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा कि P1 के रिस्पेक्ट में P2 किधर चल रहा है, इधर चल रहा है। अब सपोज़ करो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, अगर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आया, इसका सिंपली मतलब ये होगा कि जो V2 cos θ2 है इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर V2 cos θ2 ज़्यादा है, इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल P1 के रिस्पेक्ट में जो P2 होगा वो किधर भागेगा, इधर भागेगा, राइट साइड में। इसका मतलब क्या होगा कि P1 के रिस्पेक्ट में P2 अगर इधर जा रहा है तो ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ रहा है टाइम के साथ, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी होगी अब क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बन जाएगी। और अगर ये वेलोसिटी ये वाला कंपोनेंट अगर ज़्यादा है, मतलब ये एक्सप्रेशन अगर निगेटिव आ गया, अगर ये एक्सप्रेशन निगेटिव आ गया पूरा, तो इसका मतलब क्या होगी, ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा है। तो अगर ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा है तो
P1 के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, P2 इधर की तरफ भाग रहा है, इधर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है P1 और P2 के बीच का, वो टाइम के साथ डिक्रीज़ कर रहा है। और अगर ये डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज़ कर रहा है तो क्या होगा, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बन जाएगी। क्यों? क्योंकि P1 और P2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ घट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो हमें क्या करना है कि दोनों पार्टिकल्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलॉन्ग एक रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करो। हो सकता है वो P1 के रिस्पेक्ट में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो या P2 के रिस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बस रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए इन P1 और P2 के जो मिलाने वाली लाइन है उसके अलॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करो। और अगर उस रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से P1 और P2 के बीच की डिस्टेंस घट रही है तो वो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बन जाएगी। और अगर P1 और P2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है टाइम के साथ तो क्या होगी, वो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बन जाएगी। तो इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन को डिफाइन करते हैं। अब क्या होगा अगर ये जो एक्सप्रेशन है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए, मतलब वेलोसिटी ऑफ P2 विद रिस्पेक्ट टू P1 अगर ज़ीरो हो जाए तो क्या होता है कि जो तो P1 और P2 के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मिनिमम होती है। मतलब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट और आता है कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P2 विद रिस्पेक्ट टू P1 अगर ज़ीरो हो जाए तो P2 और P1 के बीच की जो डिस्टेंस होती है, सेपरेशन होती है, वो मिनिमम होती है, ठीक है। तो हो सकता है ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो या सेपरेशन हो, डजेंट मैटर, कोई भी हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो या सेपरेशन हो, अगर ये ज़ीरो है तभी क्या होगा, P1 और P2 के बीच की जो सेपरेशन होगी वो मिनिमम होती है, ठीक है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मान लो सपोज़ करो कि ये वाला जो कंपोनेंट था V1 cos θ 1 वो ज़्यादा है V1 cos θ 1, तो क्या हो रहा है, इनके बीच की सेपरेशन क्या हो रही है, घट रही है। मतलब अगर ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा है, ये कंपोनेंट कम है, तो क्या होगा, P1 और P2 के बीच की सेपरेशन कम होगी, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या होगा, इससे तेज़ी से बढ़ेगा ना। P2 की अगर स्पीड है V2 cos θ और इसकी V1 है, और अगर ये ज़्यादा है ये कम है, तो क्या होगा, इसके बीच की सेपरेशन ऑब्वियसली घटेगी। तो अगर ये सेपरेशन घट रही है तो घटते घटते अगर सपोज़ करो V1 cos θ 1 अगर ये पार्टिकल डी एक्सेलरेशन है इसमें, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो रही है, ठीक है। अगर ये स्पीड कम होते होते एक सिचुएशन ऐसी आती है जब ये और ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो क्या होगा, अब इससे ज़्यादा इससे कम सेपरेशन तो नहीं हो सकता ना P1। तो वो जो सिचुएशन होती है क्या होती है, सिचुएशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस होती है। सिमिलरली अगर V2 cos θ की ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा होता है इससे, तो क्या होता, सेपरेशन बढ़ रहा होता, क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, ये कम से चल रहा है, तो सेपरेशन क्या होता, बढ़ रहा होता। तो एक सिचुएशन ऐसी है कि जब V2 cos θ V1 cos θ से बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये जो इनके बीच की सेपरेशन होती है वो मिनिमम, और V2 cos θ 2 V1 cos θ 2 V1 cos θ 1 के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन ज़ीरो। अगर ये और ये बराबर हो जाए तो एक्सप्रेशन ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 और P2 के बीच की सेपरेशन जो होगी मिनिमम तब होगी जब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन ज़ीरो हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।